आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट टाइम में। मैं सीटेट के बाल मनोविज्ञान की जो 15 नंबर वाला पार्ट है उसमें समावेशन का अगला पार्ट बताएंगे ऑडियो के माध्यम से। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान से सुने। सारे जितने भी वीडियो ऑडियो माध्यम से बताया जा रहा है पॉइंट ही बताया जा रहा है, तो कृपया इसको आप ध्यान से सुने और सारे क्वेश्चनों को जो 10 ईयर्स के क्वेश्चन हैं उन सबको सॉल्व करें। हमारा दावा है कि आपको कोई भी बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम समावेशन के बारे में बता रहे हैं। देखिए, इसमें समावेशन का मतलब माने बच्चे को कैसे हम सही तरीके से शिक्षा दे सकें उसके बारे में समावेशन पर चर्चा होगी। सफल समावेशन के लिए क्या जरूरी हो सकती है? सफल समावेशन यदि पूछे कि सफल समावेशन के लिए बच्चे के लिए क्या हो सकता है, तो वो तो अभिभावक का ही कर्तव्य बनता है। तो हम ये कहेंगे कि सफल समावेशन के लिए अभिभावकों की भागीदारी बहुत ही आवश्यक होती है, जिससे बालकों के अंदर एक अच्छे प्रकार का वातावरण के बीच संतुलन स्थापित करे, जिससे बच्चे उस संतुलन का लाभ उठाकर शिक्षक जो बताए उसका ध्यान करें और प्रति एक जो अभिभावक है अपने बच्चे को उस वातावरण में ढाले जिसमें बच्चा सीखता है। प्रत्येक व्यक्ति जो होता है स्वयं में विशिष्ट होता है, इसलिए ही सफल समावेशन के लिए अभिभावकों की भागीदारी होनी आवश्यक हो जाती है, क्योंकि शिक्षक जो होता है वो अपने बच्चे का वातावरण पढ़ने योग्य बनाता है और शिक्षक कक्षा में ही पढ़ाता है। तो सोचता है कि शिक्षक ये सोचता है कि अभिभावक उस चीज़ को समझे जिससे बच्चे को शिक्षा आसानी से मिल सके। विद्यालय में समावेशन मुख्यतः विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण के लिए ही होता है। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान जो स्कीमा होती है, वर्तमान जो अवधारणा होती है, स्कीमा को अवधारणा बोलते हैं, में बदलाव की प्रक्रिया आत्मसात्करण कहलाती है। कोई भी अगर नवीन जानकारी हमारे पास है और बच्चे को वह वर्तमान स्कीमा, वर्तमान जो अवधारणा हम दे रहे हैं, तो उसमें अगर बदलाव की प्रक्रिया कही जाए तो उसको आत्मसात्करण कहते हैं। कोई भी जानकारी पढ़ा रहे हो, चाहे लिखा रहे हो, चाहे कोई कहानी कह रहे हो, तो उसमें अगर कोई बदलाव होता है तो वो आत्मसातीकरण कहलाता है। लिंग जो होता है एक सामाजिक संरचना होती है, जैसे आदमी है, औरत है, ये एक सामाजिक संरचना होती है। एक रूढ़िबद्ध धारणा के बारे में इसमें चर्चा होती है और क्वेश्चन भी आते हैं, दो या तीन आते हैं। इसमें कहा जाता है कि एक जो शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बने और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करें, यानी यह रूढ़िबद्ध धारणा लड़कों और लड़कियों के बीच कर रहा है। यानी पहले के जो परंपरागत जो धारणाएं थी कि बच्चे केवल ही पढ़ेंगे, बच्चे लड़कियां घर के कामों को करेंगी, तो वो रूढ़िबद्ध धारणा है, लेकिन उस धारणा को भी हटाना है। यानी वो बच्चे और लड़के दोनों को शिक्षा एक साथ देनी है, क्योंकि लिंग ही होता है सामाजिक संरचना।
तो हमारा ये भी कर्तव्य बनता है कि लड़का ही नहीं लड़की भी शिक्षा को ग्रहण करे, नौकरी करे और आगे बढ़े। समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्रदान करने का अधिकार है। इसलिए जो पुरातनों की रूढ़िबद्ध धारणा है उसे दूर करनी है और समावेशन के लिए सभी बच्चे या बच्चियों को नियमित विद्यालय परिसर में समान शिक्षा प्रदान करने का अधिकार मिलता है। आज मैं बाल मनोविज्ञान में 15 नंबर के जो पार्ट आते हैं उसमें हम वंचित बालक के बारे में बताएंगे। वंचित बालक को प्रोत्साहन कैसे मिलता है, उसके लिए क्या क्या उपाय है और कैसी व्यवस्था होनी चाहिए और क्या क्या वातावरण का भी रोल है, आनुवंशिकता का क्या रोल है, इसके बारे में बताएंगे। छोटा वीडियो है, ऑडियो है, लेकिन ये बड़ी काम का है तो आप इसको समझें। विद्यालय में वंचित बच्चे को नियमित उपस्थिति के लिए प्रोत्साहन की तौर पर आवासीय विद्यालय खोलना चाहिए, जिससे जो वंचित बालक है प्रोत्साहन उनको देना चाहिए, जिससे वो बच्चे आगे बढ़ सके। प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता क्या होनी चाहिए, यानी समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होना चाहिए। इसी को प्रगतिशील शिक्षा का विशेषता बोलेंगे। समय सारणी जो होनी चाहिए और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होना है। लचीलापन का मतलब होता है प्रतिभा उसमें होनी चाहिए। मानव व्यक्तित्व परिणाम, यानी मानव जो वंशानुक्रम से रिलेटेड होता है और जो व्यक्तित्व का जो परिणाम होता है वो वातावरण से होता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि मानव व्यक्तित्व का परिणाम का अंतःक्रिया क्या है, तो आनुवंशिकता और वातावरण ही है। बच्चों को कक्षा में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए, जिससे वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल का विकास कर सके। कोई भी बच्चा है तो वयस्कों माने बड़े लोगों के संपर्क में उसे रखना चाहिए, जिससे उसके बीच सामाजिक कौशल, सामाजिक दक्षता विकसित हो। आनुवंशिक संरचना और वातावरणीय जो अभिप्रेरणा है प्रतिभाशाली के कारण ही होता है। बालक के व्यवहार के प्रत्येक विशेषता इन्हीं के अंतःक्रिया का फल होता है, यानी बालक जो होता है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अंतःक्रिया करता है और इन्हीं के अनुरूप ढलता है। कोई प्रतिभाशाली हो जाता है, कोई वंचित बालक हो जाता है, कोई बुद्धिमान हो जाता है। प्रवाह, पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन यानी प्रतिभा के साथ संबंधित ये सारे तत्व होते हैं। कौन कौन? प्रवाह, पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन, ये सब एक ही संबंध होता है। ये जो वंचित बालक होता है, कहने का मतलब उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। उसके लिए विद्यालय का योजना बनाना चाहिए नया खोलने के लिए, समय सारणी, बैठने की व्यवस्था, क्योंकि जो वो वंचित बालक है वो भी वंशानुक्रम और वातावरण के अनुसार ही है, और जो प्रतिभाशाली बालक है वो भी मानव व्यक्तित्व यानी वंशानुक्रम और वातावरण के अंतःक्रिया से ही होता है। फर्क इतना है कि उसे प्रोत्साहित, जो प्रतिभाशाली लड़का है उसको प्रोत्साहन की ज़रूरत नहीं है, और जो वंचित बालक है उसे प्रोत्साहन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए वंचित बालक को आवासीय विद्यालय और विभिन्न प्रकार के नियमों को लगाना चाहिए, जिससे वो बच्चा आसानी से शिक्षा को प्राप्त कर सके। इसमें जो 15 नंबर के क्वेश्चन है, इसमें
शिक्षा शास्त्र में जो बाल मनोविज्ञान का पार्ट है, इसमें बच्चों को कैसे पढ़ा सके, कैसे वो पढ़ सके, कैसी व्यवस्था होनी चाहिए,